तो बच्चों फर्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा, इसमें हमारे पास 2 वायर है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ स्टील वायर ऑफ लेंथ 4.7 मीटर एंड क्रॉस सेक्शन एरिया 3 × 10⁻⁻5 मीटर स्क्वायर। स्ट्रेचेज खींचा जाता है उसको द सेम अमाउंट एज अ कॉपर वायर, उतनी ही अमाउंट तक उसको खींचा जाता है, उतनी ही लेंथ तक जितना कॉपर को खींचा जाता है। एज अ कॉपर वायर ऑफ लेंथ 3.5 मीटर, कॉपर वायर की लेंथ 3.5 मीटर एंड क्रॉस सेक्शन एरिया 4 × 10⁻⁻5 मीटर स्क्वायर अंडर अ गिवन लोड। दोनों के ऊपर लोड इक्वल है। लोड का मतलब F = mg। लोड क्या होता है, mg। भाई यही तो वेट है, लोड का मतलब वेट जो अर्थ अट्रैक्ट करती है, तो फोर्स दोनों पर सेम है। व्हाट इज द रेशो ऑफ यंग मॉडुलस ऑफ स्टील टू दैट ऑफ कॉपर। वायर का जो यंग मॉडुलस है स्टील के लिए, उसका रेशो किससे निकालना है, कॉपर से। तो y के लिए फॉर्मूला ये होता है F/A/ΔL/L, इस तरह से। तो YS = F∆S/AS∆L, इस तरह से। तो YS/YC LS/AS AC/LC, और ये इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे। अब मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, 4 7 जा 28, 2 कैरी किया, 4 4 जा 16 और 2 18, और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 3 5 जा 15, 3 3 जा 9 और 1 10। तो 188 डिवाइड बाय 105, सीधा 1 पे 105 853 और यहाँ 8 डेसिमल 0, तो 8 पे ही आएगा। 8 5 जा 40, 8 1 जा 8, अच्छा ऊपर चला गया, तो 7 पे आएगा। सर 7 आएगा। 7 7 5 जा 35 और 7, तो ये कितना रहता है यहाँ पे 10 5 और 12 से 3 जाएगा 9 95, फिर से 0, इस बार 9 पे आ जाएगा। 9 5 जा 45 और 9 1 जा 9, तो 5 मीन्स 1.79, या इसको बोल सकते हो 1.8। यूनिट क्या आएगी, क्योंकि रेशो है, यूनिट नहीं होगी, ठीक है ना बच्चों। ये एक रेशो है तो यूनिट नहीं होने वाली इसमें। जल्दी से इसको नोट कर लो फिर से। हमें स्टील वायर और कॉपर वायर, देखो स्टील वायर की लेंथ ज्यादा है, स्टील वायर की लेंथ ज्यादा है लेकिन क्रॉस सेक्शन एरिया कम है। ये लेंथ कॉपर से ज्यादा है लेकिन क्रॉस सेक्शन यहाँ पे 4 है, यहाँ 3 है। तो जैसा ये डायग्राम में देख रहे हो, हमने क्या निकालना है, यंग मॉडुलस ऑफ स्टील टू दैट ऑफ कॉपर। ये हमने इस तरह से निकाल लिया, इसे नोट करो जल्दी से। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा न्यूमेरिकल है, काफी बार आया हुआ है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 2, इन द फिगर द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर अ गिवन मटेरियल है सपोज कोई, उसके लिए स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व दिया हुआ है। व्हाट आर यंग मॉडुलस एंड अप्रोक्सीमेट यील्ड स्ट्रेंथ फॉर दिस मटेरियल। तो हमारा इस तरह से ग्राफ है बच्चों, ये देखो जरा। तो इसमें जो इस तरह से कितने कितने के गैप से है, 0.001, 0.002, 0.003, 0.003 और ये वाला 0.004, 50, 100, 150, 200, 250, 300 और ये
तो 100, 150, 200, 250 और 300। तो ग्राफ देखो कहां से जाता है, ये 250, 300 से थोड़ा पहले यहां तक 0.004 ये, और लगभग ये यहाँ पे 150 के आसपास 0.002। ये इस तरह से ग्राफ है, मतलब यहां तक स्ट्रेट लाइन है, इसके बाद ये थोड़ा सा इस तरह, इस तरह। तो अब इसने पूछा यंग मॉडुलस। अच्छा, ये क्या है हमारा स्ट्रेस और ये क्या है स्ट्रेन। अलोंग वाई एक्सिस स्ट्रेस लिया हुआ है, अलोंग एक्स एक्सिस स्ट्रेन लिया हुआ है, और इसमें भी बोला है 10 to the power 6, मतलब ये जो वैल्यू है हमारी, इसमें ये बोला है 10 to the power 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मतलब इन सब वैल्यू को 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा स्ट्रेस आएगा। स्ट्रेन में कोई नहीं है, स्ट्रेन एज ए चीज रखते हैं। तो दो चीजें हमें इसमें निकालनी है, देखो जरा। पहला क्वेश्चन है इसमें यंग मॉडुलस। अब यंग मॉडुलस में बच्चों हमें क्या लेना होता है, स्ट्रेस और स्ट्रेन। यहां से ये लाइन बिल्कुल स्ट्रेट है बच्चों, यहां पर लगभग, मतलब ये जो बैंड होती है थोड़ा सा, ये इसमें, ठीक। अब जरा देखो ध्यान से, ग्राफ में लगभग अप्रोक्स वे में जो हमारा 150 और 0.002, ये वैल्यू ऐसी है कि जो एज इट इज है, लगभग इसको टच करके जाता है। आप जरूरी नहीं इसको लो, आप इस पॉइंट को भी ले सकते हो, इसको भी ले सकते हो, लेकिन उसमें क्या होगा, अगर आप इसको लोगे तो 200 के कोरस्पॉन्डिंग स्ट्रेन हमारा यहां पे मिलेगा, है ना। तो हमें इसके अकॉर्डिंग फिर वैल्यू देखनी होगी ग्राफ पेपर पे बना के। इसको ग्राफ पेपर पे बनाएंगे तब देख सकते हैं भाई, वहां से हमें इसकी वैल्यू मिल जाएगी। इससे अच्छा है कि हम इसमें ऐसी वैल्यू सेलेक्ट करें जो हमें ग्राफ को देखते हुए, कोई भी स्ट्रेस की और स्ट्रेन की दो ऐसी वैल्यू लेनी है। क्यों लेनी है स्ट्रेस और स्ट्रेन की वैल्यू? क्योंकि यंग मॉडुलस आपने पढ़ा है क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो स्ट्रेस की वैल्यू चाहिए, स्ट्रेन की चाहिए। एक बच्चे बोलता है कि मैं तो ये वाली वैल्यू लेती हूँ, ठीक है ये वाली ले लो, लेकिन ये आपके पास स्ट्रेन तो है, स्ट्रेन की तो ग्राफ के एज इट इज दिखाई दे रहा है, स्ट्रेस की वैल्यू नहीं है। तो मुश्किल ये भी नहीं है, इसको भी हम कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले हमें इस ग्राफ को किस पे बनाना होगा, ग्राफ पेपर पर, और वहां से हम बॉक्सेस को देख के इसकी वैल्यू को लेंगे और इस वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग ये लेंगे और तब हमें वाई मिल जाएगा। उससे अच्छा है कि हम पूरे ग्राफ को ऑब्जर्व करें, पूरे ग्राफ को ऑब्जर्व करेंगे और देखेंगे कि क्या कहीं पर ऐसी कोई पॉइंट है कि स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों की वैल्यू कोरस्पॉन्डिंग मिलती है। तो ध्यान से देखो, अगर मैं 50 पर आता हूं तो यहां आता है, ये भी नहीं मिलता हमें। अगर मैं 100 पे आता हूं, ये वाला, सॉरी 100 नहीं है, 100 यहां है। अगर मैं 100 पे आता हूं तो ये फिर इससे आगे चला जाता है। 150 पे आता हूं, यहां ये मिल रहा है। अगर मैं 150 स्ट्रेस की बात करूंगा तो स्ट्रेन की वैल्यू यही एज इट इज ग्राफ में है। तो हम क्या करते हैं, स्ट्रेस कितना लें 150, और मैंने बोला क्या करना है, साथ में ग्राफ में उसने 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई भी किया, अपॉन इसके कोरस्पॉन्डिंग कितनी वैल्यू है 0.002 सर 7.5 इंटू 10 टू की पावर 4 आ रहा है आंसर। अच्छा चलो वो भी देखेंगे। Yes, अभी sir. आंसर जो भी है सही है, 75 आएगा समथिंग पावर में। अच्छा स्ट्रेन की यूनिट नहीं दी बच्चों,
क्यों नहीं दी हुई? स्ट्रेन की क्या यूनिट लिखूं? मैंने स्ट्रेन की यूनिट छोड़ दी लिखने से। सर डायमेंशन स्ट्रेन लेस यूनिट होता है, लेस होता स्ट्रेन। है। हाँ जी, क्योंकि ये रेशो है, डायमेंशन लेस है। फॉर्मूला था डेल्टा एल अपॉन एल। एक रेशो है और रेशो की यूनिट नहीं होती। वेरी गुड। तो यहाँ पे कितना है? 1 2 3, -3 है, ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव 150। अच्छा, इसको साथ साथ डेसिमल को कैंसिल किया, यहाँ पे आता है 10⁻³ ये कैंसिल करोगे तो ठीक है, और ऊपर जाएगा 9 हो जाएगा, और ये आएगा 75 × 10⁻⁹ यूनिट क्या होगी? जो स्ट्रेस की होती है वही यूनिट इसकी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या इसकी दूसरी यूनिट पास्कल। याद रखना ये हो जाएगा। दूसरा इसने बोला है अप्रोक्सीमेट यील्ड स्ट्रेंथ। अप्रोक्सीमेट बोल रहा है, इसका मतलब क्यों अप्रोक्सीमेट बोला? क्योंकि हो सकता है थोड़ा इधर उधर हो, कि हम जो वैल्यू ले पाए हमें एज इट इज ना मिले। जैसे हमने अप्रोक्सीमेट ये वाली कंडीशन ली है, तो अप्रोक्सीमेट दोनों में यील्ड पॉइंट क्या है? तो ग्राफ याद होगा, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जब बनाया था तो उसमें स्ट्रेट लाइन यहां तक, पहला पॉइंट हमें यहां मिलता था, फिर ऐसे चल के और ये ऐसे जाके ऐसे आता था। याद आ रहा होगा? तो ये वाला जो पॉइंट है ये इलास्टिक लिमिट थी। प्रोपोर्शनल पॉइंट, ये प्रोपोर्शनल पॉइंट या यील्ड पॉइंट इसको बोलते थे। याद आ रहा होगा, है ना? तो जो पीक पॉइंट था ग्राफ का, इस तरह, जहां तक प्रोपोर्शनल लॉ को फॉलो नहीं करता लेकिन इलास्टिक लिमिट के अंदर ही बात रहती है, यील्ड पॉइंट इसको बोलते हैं। ठीक है, तो यील्ड पॉइंट का मतलब ये हमारा प्रोपोर्शनल पॉइंट, तो सॉरी प्रोपोर्शनल, ये इलास्टिक लिमिट, ये यहां तक हुक्स लॉ फॉलो होगा, इसके बाद हुक्स लॉ फॉलो नहीं होता। इस पोर्शन में हुक्स लॉ फॉलो नहीं होगा। क्यों? अगर ये स्ट्रेट रहती तो होता, अदरवाइज यहाँ पूरी तरह से स्ट्रेट नहीं है, कर्ल फॉर्म में है, तो यहाँ फॉलो नहीं होने वाला। तो यील्ड पॉइंट देखो इसमें कहां पे है, ये यहां से जाते हुए ये वाला यील्ड पॉइंट। अब कहोगे कि सर ये यील्ड पॉइंट तो थोड़ा नीचे है, किससे? 300 से। तो उसने पूछा है अप्रोक्सीमेट, तो अप्रोक्सीमेट में कितना हो जाएगा? यील्ड पॉइंट कितना हो जाएगा? यील्ड पॉइंट या इलास्टिक लिमिट इसको बोलते हैं, कितना होगा? 300 × 10⁻, क्योंकि ये भी मल्टीप्लाई करना 6, या ये हो जाएगा 3 × 10⁸। ठीक है बच्चों? अरे ठीक है। और क्या 3 × 10⁸ क्या? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये इस तरह से इसे करोगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ फॉर मटेरियल ए एंड बी आर शोन इन द फिगर। दो ग्राफ दिए हैं और दोनों ग्राफ में क्या क्या पूछा है वो देखते हैं। तो इसको नोट कर लो जल्दी से, क्वेश्चन को नोट करो बच्चों जल्दी। कर लिया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन है, एग्जाम में आते हैं इससे। देखो ये इस तरह से दो ग्राफ दिए हैं, ये ए और ये बी। ये स्ट्रेस स्ट्रेन स्ट्रेन स्ट्रेस। द ग्राफ आर ड्रॉन टू द सेम स्केल। सेम स्केल का मतलब कि जितनी डिस्टेंस पे यहां स्ट्रेन को लिया उतना ही, मतलब सेम तरह से ये बनाया हुआ। समझ में आ रहा होगा? सेम स्केल का मतलब ये होता है बच्चों
कि अगर उन्होंने स्ट्रेन 1 लिया है एक बॉक्स के बाद 2 3 इस तरह से, तो सेम यहाँ पे भी उसी तरह से दोनों की वैल्यू सेम। आगे पूछता है क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द मटेरियल हैज ग्रेटर यंग मॉडुलस, किसका यंग मॉडुलस ज्यादा है। देखो यंग मॉडुलस किसका ज्यादा है। अच्छा बनाने में तो मैंने चूक नहीं की, कुछ डिफरेंस दोनों में, मैंने इसको गड़बड़ किया हुआ है, क्योंकि यंग मॉडुलस की बात आई है तो फिर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा ग्राफ के ऊपर। तो बताओ बच्चों यंग मॉडुलस किसका ज्यादा होगा, क्या कैसे पता करोगे आप। सर जिसकी इलास्टिसिटी ज्यादा होगी। पता कैसे चले, यहाँ तो ग्राफ में कुछ पता ही नहीं चल रहा इलास्टिसिटी किसकी ज्यादा है। सर स्लोप से पता चलेगा, हाँ, एक का very यंग good। मॉडुलस ज्यादा हाँ, होगा। वेरी गुड, ये बात बोली सही, ये काम की बात है। तो देखो सर इसमें दोनों एक की प्लास्टिक रेंज ज्यादा एक की कम है। हाँ, ये देखो ध्यान से, स्लोप किसका ज्यादा है, स्लोप ज्यादा का सर ए मतलब का स्लोप भैया, ज्यादा है, बी का कम है। हाँ ए का ज्यादा है, वेरी गुड। सर एक की प्लास्टिक रेंज भी ज्यादा है। ये देखो ए का ये ज्यादा है ना, इस तरह से थोड़ा सा पहचान सर अच्छे ए से का बनेगी, इंक्लिनेशन ज्यादा है। है ना, इंक्लिनेशन ज्यादा। इंक्लिनेशन मतलब आप झूले पे चढ़ते हो, जब बचपन में खेले होगे, अभी भी कभी मन कर जाता होगा, और फिसलते हुए नीचे आते होंगे, अगर वो झूला ऐसे थोड़ा सा स्लोप कम कर दें तो फिसलने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन उसको इंक्लिनेशन बढ़ा दें तो तेजी से नीचे आओगे। तो देखो तेजी से नीचे किस में आ रहे हो, ए में। आखिर कैसे पता चला कि स्लोप की वजह से, क्योंकि यंग का मतलब है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। अब जरा सर ए ध्यान का दो, स्ट्रेस ज्यादा है। हाँ ए का स्ट्रेस ज्यादा। अब जरा ध्यान दो, अगर मैं यहाँ पे मार्किंग करता हूं 1 बॉक्स 2, अब जरा ध्यान दो, उतनी ही डिस्टेंस के बाद मैंने यहाँ पे मार्क किया, जब मैंने इसको ड्रॉ किया ये तो लगभग पीक पे पहुंच रहा है और ये अभी नीचे है, इसका मतलब क्या हुआ, स्ट्रेस इतने ही स्ट्रेन में यहां स्ट्रेस ज्यादा है। भाई मान के चलो यहां पे ये पहुंचा 5 और ये पहुंचा है 4, समझ आ गया होगा डिफरेंस। ये स्ट्रेन था 1, दोनों में 1 है, अब यहां 4 है यहां 5, तो किसका यंग ज्यादा होगा, स्ट्रेस यहाँ 5/1 और यहाँ 4/1, तो किसका ज्यादा हुआ यंग, यंग मॉडुलस किसका ज्यादा हुआ, ए का। ठीक है बच्चों, तो इससे पता चलता है कि स्लोप जिसकी ज्यादा होगी, इंक्लिनेशन जिसका ज्यादा होगा, उसका यंग ज्यादा होगा। तो विच ऑफ द मटेरियल हैज ग्रेटर यंग मॉडुलस, तो आंसर विल बी ए। नेक्स्ट, विच मटेरियल इज मोर डक्टाइल, ब्रिटल, डक्टाइल, इलास्टोमर, 3 तरह के मटेरियल बताए थे इसमें। हाँ ठीक है, याद करो, 3 तरह के मटेरियल बताए थे। यस सर। सर ए है डक्टाइल। ए डक्टाइल है, सर ए डक्टाइल होगा क्योंकि और इसकी सर बी प्लास्टिक ब्रिटल रेंज होगा, ज्यादा है। वो जल्दी टूट जाएगा। अब याद रखो 3 बातें बताई थी, बाकी बच्चे भी सुनो। हमने बोला था पहले के लिए 3 ग्राफ जब बताए थे कि पहले में ये वाला, दूसरे में ये वाला, प्लास्टिक रेंज स्मॉल थी। प्लास्टिक रेंज क्या थी, यहां से ये वाली, ये वाला जो प्लास्टिक रेंज स्मॉल, इसमें ग्रेटर थी, है ना। और तीसरा था इलास्टोमर, ब्रिटल, डक्टाइल, इलास्टोमर, उसमें हमारी इलास्टिक रेंज ज्यादा होती है, ज्यादा लेंथ तक खींच सकते हैं। तो इन दोनों में देखो जरा आप ध्यान से, किसकी प्लास्टिक रेंज कम है, बी की, तो ये ब्रिटल ज्यादा है। अगर दोनों में ये पूछा जाता ब्रिटल कौन सा है, तो ब्रिटल होता बी, लेकिन उसने पूछा है डक्टाइल, तो होगा ए। तो फर्स्ट का आंसर, ए का आंसर क्या हुआ, ए, बी का आंसर भी ए। ठीक है, डक्टाइल कौन सा ज्यादा है, ए। यंग मॉडुलस किसका ज्यादा है, मैं पहले ये लिख लेता हूं, वाई ए ग्रेटर देन वाई बी। और
बी के लिए आंसर ए इज मोर डक्टाइल देन बी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सी, व्हाट इज मोर ब्रिटल? ये तो लोग हाथों हाथ हो गया आंसर, सर बी। बी है ना। तो क्वेश्चन नंबर सी का क्या होगा? बी इज मोर ब्रिटल देन ए। चलिए ये भी हो गया। क्वेश्चन नंबर लास्ट, विच ऑफ द टू इज स्ट्रोंगर मटेरियल? दोनों में स्ट्रोंगर कौन सा है? ये जवाब तुम खुद दो, बताओ बच्चों, बताओ दोनों में स्ट्रोंगर कौन सा है? सर ए। ए, जिसका यंग ज्यादा वो स्ट्रोंगर होता है, याद रखना, जिसका यंग ज्यादा वो स्ट्रोंगर, जिसकी इलास्टिसिटी ज्यादा। कहते हैं ना भाई रबर बैंड लो दोनों, और दो ही रबर बैंड तुम देखते होगे, एक को खींच के देखा, दूसरे को खींच के देख रहे हो, जल्दी से नहीं खींच पा रहा, इसका मतलब क्यों? क्योंकि उसमें रिस्टोरिंग फोर्स ज्यादा है। एक्सटर्नल फोर्स ज्यादा लगाओगे तब जाके कहीं टूटेगा। जो जल्दी से खींच जाती है उस पर थोड़ा सा फोर्स लगाओगे तो टूट जाएगी। हालांकि वो स्ट्रेंथ उसकी मन में आता है कि सर उसकी तो लंबाई जल्दी बढ़ती है, दूसरे की भी बढ़ेगी, उसको फोर्स ज्यादा चाहिए। ज्यादा फोर्स लगाओगे तो क्यों नहीं खींचेगी, उसकी भी लेंथ उतनी बढ़ेगी। अगर दोनों सेम रबर के हैं, एक की रबर पतली है एक की मोटी है या थोड़ा मटेरियल का, तो एक के ऊपर ज्यादा फोर्स लगाते तब खींचना शुरू करती है। तो जिस पे ज्यादा फोर्स लगाते हो इसका मतलब वो ज्यादा स्ट्रोंगर है। तो कैसा होगा? ए, जिसका वाई ज्यादा। तो इसका भी आंसर ए। तो डी में क्या होगा? ए इज मोर स्ट्रोंगर, ए इज स्ट्रोंगर, A is stronger than B। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। रीड ईच ऑफ स्टेटमेंट्स बिलो केयरफुली एंड स्टेट विद रीजंस इफ इट इज ट्रू और फॉल्स। पहला, द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ रबर इज ग्रेटर देन दैट ऑफ स्टील। बताओ, ये तो इजी है, बता चुका हूं। फॉल्स, वेरी गुड, क्योंकि स्टील की ज्यादा होती है। वेरी गुड। बी, द स्ट्रेचिंग ऑफ अ कॉइल इज डिटरमाइंड बाय द शियर मॉडुलस। फिर से सुनो, द स्ट्रेचिंग ऑफ अ कॉइल, कॉइल है इस तरह से, द स्ट्रेचिंग ऑफ अ कॉइल इज डिटरमाइंड बाय इट्स शियर मॉडुलस। शियर मॉडुलस का मतलब देखो, फोर्स नो सीधा सर, सीधा ये नहीं फॉल्स। नो सर, सर फॉल्स। फॉल्स ये है ये। फोर्स नहीं बेटा, ये ट्रू है। ये थोड़ा समझो ध्यान। सर क्या? हाँ वो बताता हूँ, इसको नोट करना है। चलिए सर रफ कर दीजिए। सर लेकिन इसकी तो यंग मॉडुलस से होगी। अभी बताएंगे, अभी बताएंगे, इसमें ही तो समझना है बच्चों बस आपको। अगर स्प्रिंग आती है ना, तो स्प्रिंग में आप सीधा सीधा नहीं खींच रहे हो, बल्कि स्प्रिंग को किस तरह से खींच, उसको एक्सपीरियंस हो रहा है, जैसे एक टेंजेंशियल वे में एक उसके ऊपर फोर्स लगी है। फिर से, द स्ट्रेचिंग ऑफ अ कॉइल इज डिटरमाइंड बाय इट्स शियर मॉडुलस। अगर हमारे पास एक वायर होता और आप इसको खींचना शुरू करते हो तो सीधा सीधा लॉन्गिट्यूडनल वे में फोर्स लगती है। लेकिन अगर इसी के अकॉर्डिंग हम देखें, अब आप स्प्रिंग को खींचते हो तो क्या होगा? इसमें एक्सटेंशन लेंथ में नहीं होता। मेरी बात को ध्यान से सुनो, यहां आप इसको खींचते हो तो खींचते टाइम क्या होता है? इसकी लेंथ इंक्रीज होती है, इसकी विड्थ कम हो जाती है। सीधा सीधा लेंथ इंक्रीज होती है, लेंथ में एक्सटेंशन होता है। यहां लेंथ में इंक्रीज नहीं होती, बल्कि क्या होता है? अब थोड़ी देर के लिए सोचो, हमारे पास एक स्प्रिंग ये है, और हमने क्या किया, इस स्प्रिंग के ऊपर एक टेंजेंट वे में फोर्स लगाते हैं। थोड़ी देर के लिए मन में सोचना, क्योंकि मैं यहां पे फोर्स लगाऊंगा इसको खींचने के लिए, ये फिक्स कर दूंगा इस एंड को और यहां फोर्स लगाऊंगा,
तो ऐसे एक्सपीरियंस होता है इसको कि जैसे इसके ऊपर कोई, क्योंकि पूरी स्प्रिंग पे पूरे को पकड़ के नहीं खींचा मैंने यहां से, हम यहां से करते हैं, और इसको क्या फील होता है कि जैसे एक इसको टच करते हुए फोर्स लगती है टेंजेंट वे में, और टेंजेंट वे में अगर फोर्स लगती थी और उसमें एक्सटेंशन होता था, याद होगा, तो कौन सा बोला जाता था, याद करो, shear modulus. शेयर मॉडुलस, Shear वेरी गुड, modulus. है ना, या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, है ना, उसको बोलते थे। तो इसमें शेयर मॉडुलस था, शेयर स्ट्रेन पैदा होगी, टेंजेंशियल स्ट्रेस पैदा होगी, तो ये कौन सा होगा, शेयर मॉडुलस, ये ट्रू है। अच्छा क्वेश्चन है ये, इसमें कंफ्यूजन होता है, और ये वैसे भी इंपॉर्टेंट है आईआईटी लेवल के लिए भी। नेक्स्ट, फिफ्थ क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, फर्स्ट क्वेश्चन और फिफ्थ कई बार आए हुए हैं, फिर से भी याद दिला रहा हूं। अब फिफ्थ के बारे में डिस्कस करेंगे। फिफ्थ में देखो क्या है, two wires of diameter 0.25 सेंटीमीटर, वन मेड ऑफ स्टील। देखो दो वायर है हमारे पास और दोनों की डायमीटर इक्वल है, वन मेड ऑफ स्टील एंड अदर मेड ऑफ ब्रास। तो डायमीटर 9.5, तो डायमीटर किस किसका, स्टील, दूसरा ब्रास, और दोनों का इक्वल है, कितना है, 0.25 सेंटीमीटर, 0.25 सेंटीमीटर। मीटर में कन्वर्ट करें तो 25 इंटू माइनस, देखो -2 ये और -4 आ जाएगा मीटर, -4 मीटर, ये -4 इस तरह से। In the figure, shown in the figure, the unloaded length of the steel wire is 1.5 meter and that of brass wire is 1 meter. देखो अनलोडेड लेंथ स्टील की कितना है, LS 1.5, LS 1.5, LB 10 मीटर। Young modulus of steel is 2 into 10 to the power 11 Pascal या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, and that of brass is 0.91 into 10 to the power 11 Pascal। ये इतना। Calculate the elongation of steel and brass wire। अब elongation बतानी है, elongation का मतलब डेल्टा LS Angel length. और डेल्टा LB ब्रास के, ये दोनों चीजें हमें इसमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब डायग्राम किस तरह से है, ऊपर इन्होंने लिया है स्टील वायर को और नीचे लिया है ब्रास को। इस तरह से डायग्राम है, देखो जरा, ये हमारी इस तरह से, यहां पे एक ब्लॉक, ये स्टील वायर, इसके बाद एक नीचे ब्लॉक और ये ब्रास है, और यहाँ पे इसका मास 4 kg और दूसरे के लिए 6 kg, वन ब्रास स्टील, इसकी लेंथ 1.5,
और ये वाली लेंथ 1 मीटर। ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड। देखिए अब ये निकालना है हमें, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। अच्छा, इस तरह के क्वेश्चन में एक बात और याद रखना बच्चों, जब कभी हम वायर लेते हैं तो उसकी भी मास होती है, लेकिन अगर मास गिवन होगी तो वो लोगे और नहीं गिवन होगी तो उसे छोड़ देंगे, नेग्लेक्ट। हम ये कंसीडर करेंगे कि हमारी स्टील और ब्रास वायर का मास नेग्लेक्ट है, मतलब इतना कम है कि उसको अवॉइड करेंगे। ठीक, अब स्टील वायर के केस में देखेंगे जरा। लेंथ इसकी 1.5 मीटर है, यहां 4 kg है, लेकिन इसी वायर के ऊपर नीचे का भी लोड है 6 kg। तो स्टील वायर के लिए जो मास होगा वो टोटल कितना होगा? 4 और 6 10 किलोग्राम। ब्रास के लिए 6 किलोग्राम ही रहेगा। क्यों? क्योंकि ब्रास इससे यहां से कनेक्ट है, लेकिन स्टील कनेक्ट तो है, इससे 4 किलोग्राम कनेक्ट है, लेकिन 4 भी तो नीचे इसी वायर पे लोड आ रहा है उसका, इसी वायर के ऊपर तो लोड है इसका 6 किलोग्राम। तो इसके लिए स्टील के लिए क्या कैलकुलेट करेंगे? 4 + 6 10 है ना। 4 स्टील वायर, तो स्टील वायर के लिए क्या होगा? मास इक्वल्स टू पहली कंडीशन 4 + 6 = 10 किलो। तो फॉर्मूला देखो अब, YS = क्या आएगा? F/A डेल्टा L S × LM। ये चीज पे सर की जगह 4mgl/π² डेल्टा L। ठीक है, हाँ ये चीज सही है ना। अच्छा भाई, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता ना, तो ये रहेगा। अब F की जगह क्या आएगा? mg, ये वाला LS/A डेल्टा LS। वैल्यू पुट करो तो m की वैल्यू तो 10, g के लिए 9.8, LS 1.5 अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया। अच्छा, इसमें ये भी है, क्रॉस सेक्शन एरिया को आप डायमीटर की टर्म में लोगे तो देखो फॉर्मूला होता है A के लिए πr², लेकिन r डायमीटर की टर्म में है, तो क्या करना होगा? पाई r को d²/4। भाई r को क्या करेंगे? d/2, तो जब r² है तो d²/4, तो ये आ जाएगा पाई d² और ऊपर 4 से मल्टीप्लाई, जो 4 नीचे आता वो ऊपर चला गया, तो यहाँ पे हुआ 4 × ये। चलिए पाई की वैल्यू 3.14 या 22/7 लिख सकते हो। d की वैल्यू डायमीटर ds 0.25 स्क्वायर 0.25 × 10⁻⁻⁴ स्क्वायर, ये आ गया ds के लिए। और डेल्टा, अच्छा ये हमें कैलकुलेट करना है, और YS की वैल्यू कितना है? 2 × 10⁻11, 2 × 10⁻11। ये सारी वैल्यू हमारे पास हैं। टू इंटू 10⁻11, ये इस तरह से। अब डेल्टा LS = देखो कुछ कैंसिल हो सकता है, 2 2 जा 4, यहीं से कैंसिल करने से, और 10⁻11, चलो अब क्या बनता है? ये 10 से ये भी कैंसिल, यहाँ 10 बचेगा, तो आता है 2 × 9.8
मल्टीप्लाई 1.5 अपॉन और ये 3.14 मल्टीप्लाई ये 8 हो जाएगा और ये है 10। देखो बच्चों 10 की पावर यहाँ पे कितनी बची है अभी 10 और ये -4 है, स्क्वायर करोगे तो क्या होगा -8। ये पॉजिटिव ये नेगेटिव तो कितना बचता है 10 की पावर 2। बाद में लिख देता हूँ 10 टू द पावर 2। चलिए अब ये बचता है 0.25 स्क्वायर। अच्छा इसमें एक चीज और भी है, ये -2 और हो जाएगा -2 क्योंकि स्क्वायर है तो -4 और ये हमारा खत्म, ये -2 बचेगा और 25 का स्क्वायर क्या आता है 625। चलिए यहां तक क्लियर। डेल्टा एल एस हमें यहां निकालना है। चलो अब 2 से इसको कैंसिल करें, ये -2। अच्छा ये दोनों डेसिमल भी कैंसिल, ये भी कैंसिल क्योंकि यहाँ ऊपर -2 है और ये भी -2। अब ये सारा कुछ 15 से कैंसिल करें, 15 4 जा 60 बचेगा 2, पूरा नहीं कैंसिल होगा। 3 5 जा 15, 3 से कैंसिल करते हैं और 3 2 जा 6, 2 8 नहीं ये 3 से कैंसिल नहीं होगा, 5 से ही होगा। 5 3 जा 15 और 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 बचेगा 2, 5 5 जा 15। चलो ये आया तो ये बनता है हमारा 2 8 जा 16, 2 9 जा 18 और 19 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 3.14 और ये 125 तो 3 6 जा 18, इन 3 9 जा 27, 3 6 जा 18, 3 9 जा 27 और 128, 2 3 1 जा 3 और 2 5। अब ये मल्टीप्लाई करेंगे 3.14। ऐसा करते हैं बच्चों इसको भी, अगर हम 22/7 करें तो कुछ इजी हो सकता है। अगर मैं इसको 22/7 करता हूँ तो 7 की मल्टीप्लाई ऊपर और 22 नीचे, है ना, थोड़ा इजी हो जाएगा बस और कुछ नहीं। वरना तो डेसिमल डायरेक्ट 3.14 से भी डिवाइड कर सकते थे। तो देखें अब जरा 588 डिवाइड बाई 22, 22 2 जा 44, 8 से 4 जाएगा 4 1 8 आएगा, 6 जा पे देखें 6 2 जा 12 132, 6 2 जा 12, 6 2 जा 12 और 13, 8 से 2 जाएगा 6, 4 से 3 जाएगा 1, डेसिमल 0, 7 जा यहाँ पे 6, फिर ये 7 7 चलता रहता तो 26.77 समथिंग और ये आएगा क्या इसका मीटर। तो लगभग बच्चों इतनी आंसर आता है, ठीक है, 26.77 मीटर या 0.26 सेंटीमीटर। तो अब सेकंड को करते हैं, ठीक है बच्चों, अरे ठीक है। इसके बाद अच्छा अभी हमारा इसमें 22 से डिवाइड किया, 7 की मल्टीप्लाई और रह रही है बेटा अभी, तो 7 की मल्टीप्लाई और करते हो तो ये आएगा 7 7 जा 49 डेसिमल 4, 7 6 जा 42 और 4 46 और 7 2 जा 14 और 4 18, ये आता है इतना। तो डेसिमल कितना 186 पॉइंट
ये आता है 186.9 मीटर। अगर हम इसको सेंटीमीटर में करें तो कितना आएगा? मीटर को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा, अगर डेसिमल में लें तो 1.86, है ना भाई। नंबर को छोटा किया तो 2 पॉजिटिव और 2 और मल्टीप्लाई 4 सेंटीमीटर, ये इसका आंसर आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह से। अच्छा, नेक्स्ट के लिए हमें क्या करना है? नेक्स्ट के लिए केवल यहां पे 10 लिया था, इस बार लेंगे YC इक्वल्स टू, देखो ये वाला फॉर्मूला 4 mg LS L ब्रास LB अपॉन पाई BB स्क्वायर डेल्टा L। डेल्टा L भी हमें इसमें निकालना है, इक्वल्स टू 4 mg LB अपॉन YB पाई BB स्क्वायर और ये YB। अच्छा, ये लिख चुके हैं। तो बच्चों इस तरह से अब हमें इसमें सारी वैल्यू पुट करोगे और इसका आंसर आप निकाल लोगे। बस अंतर क्या है इसमें, यहाँ इस बार 6 रखना है, तो 4 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 9.8, LB कितना है 1 अपॉन YB कितना है 0.9 इंटू 10 टू द पावर 11 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 3.22 अपॉन 7 रखे, 22 ऊपर चला जाएगा 7 मल्टीप्लाई BB की वैल्यू 0.25 सर, 0.25 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -4 स्क्वायर। इसको कर लेना जो भी आएगा। इसका आंसर 4 इंटू 10 टू द पावर -7 अप्रोक्स में है, अप्रोक्स जो भी है देख लेना। बच्चों समझ आ गया ना? यस सर।